केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 2 का एक लेसन सेल बायोलॉजी एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी का अगला पार्ट सीखेंगे, जो कि स्टार्ट होता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी के साथ। अब तक हमने पिछले पार्ट में सेल ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन के बारे में सीखा। अब आज हम बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके बेनिफिट्स, उसके यूजेस, ये सारे सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। We have studied in earlier class that biotechnology is bringing about artificial genetic changes and hybridization in organism for human welfare. बायोटेक्नोलॉजी में क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंजेस। हम मैनमेड जेनेटिक चेंजेस करते हैं और उसका हाइब्रिड, यानी कि जो हमें जैसी क्वालिटी चाहिए उसको हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म का, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हमारी विकास के लिए। Various branches of science, that is cytology, that is cell biology, biochemistry, molecular biology and genetic engineering are included in biotechnology. Biotechnology में कौन कौन से अलग अलग साइंस के ब्रांचेस का समावेश है? साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का। There is a considerable progress mainly in the field of agriculture and pharmacy due to biotechnology. अब इस बायोटेक्नोलॉजी का मेन उपयोग एक एग्रीकल्चर को है और दूसरा फार्मेसी, दैट इज मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री को, जो औषधियां बनाते हैं, इनको है। न्यू एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग परफॉर्म फॉर परफॉर्मिंग इंप्रूविंग एग्रीकल्चर यील्ड, यानी कि जो खेती का उत्पादन है उसे बढ़ाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। ये भी हमने देखा था कि कैसे अलग अलग वायरस रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स बनाते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। एंड इन फार्मेसी एक्सपेरिमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन्स एंड हार्मोन्स लाइक इंसुलिन हैव बीन सक्सेसफुल। और फार्मेसी, फार्मा मेडिकल के फील्ड में हमने एंटीबॉडीज बनाए हैं अलग अलग डिसीज के ऊपर, जो कि जिनके मदद से हम उस डिसीज पे कंट्रोल कर सके, उसे नष्ट कर सके। विटामिन प्रोडक्शन में, हार्मोन प्रोडक्शन में, जैसे कि इंसुलिन देख लो, तो इंसुलिन यानी कि जिन्हें डायबिटीज है वो रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, जो कि उनकी शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारा हमें किस टेक्नोलॉजी से मिला है? तो बायोटेक्नोलॉजी यूज किया करते हैं। अब देख लो, जहां यहाँ पर भी अब कोरोना के ऊपर वैक्सीन निकल रहे हैं, उसमें भी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाई क्लास वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड थ्रू द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की मदद से हम हाई क्लास वैरायटीज ऑफ क्रॉप, यानी कि कम पानी में भी आने वाली क्रॉप्स होती है, ज्यादा टेम्परेचर सहन करने वाली क्रॉप्स होती है, इन्हें बनाया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड फॉलोइंग मेन एरियाज। अब इसमें इसका कौन कौन से फील्ड में उपयोग होता है? तो फर्स्ट वन है यूज ऑफ वेरियस एबिलिटीज ऑफ माइक्रोब्स लाइक योगर्ट प्रोडक्शन फ्रॉम मिल्क एंड अल्कोहल फॉर मोलेसिस। मोलेसिस का यूज करके हम अल्कोहल प्रोडक्शन करते हैं और मिल्क का यूज करके योगर्ट बनाते हैं। मगर मिल्क से योगर्ट और मोलेसिस से अल्कोहल बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स का यूज करना पड़ता है, जो कि हमने पहले ही सीखा है। देन यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ सेल। सेल के प्रोडक्टिविटी का यूज करेंगे, जिसपे हम प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन तैयार करेंगे। बहुत सारे डिसीजेस के ऊपर वैक्सीन आई है, जैसे कि पोलियो एग्जांपल के तौर पे, तो जिसकी वैक्सीन लेने के कारण हमें वैक्सीनेशन से पोलियो नहीं होता। तो ऐसे अलग अलग डिसीजेस के ऊपर वैक्सीनेशन बने हैं, एंटीबायोटिक्स बनी है माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के मदद से। देन यूज ऑफ बायोमोलिक्यूल लाइक डीएनए एंड प्रोटीन इन ह्यूमन वेलफेयर। डीएनए प्रोटीन्स का यूज करके हमने ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग किया है। डीएनए से हम मरी हुई बॉडी किसकी है ये भी पता लगा सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डिजायर क्वालिटी बाय जीन मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेट करना यानी कि बदलाव करने, चेंजेस करने जीन्स में, किसके? एक तो प्लांट और एनिमल के जीन्स में बदलाव करके हम उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब प्लांट्स के तौर पे देख लो, जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कम टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हमने जीन मैनिपुलेशन किया है। कुछ ऐसे मिल्क एनिमल्स है जिनसे हमें दूध मिलता है, उनका जो खाना है वो कम लागत है उनका जो डिसीज रेजिस्टेंस है, उन्हें जल्दी से वो बीमार नहीं होते, मगर दूध की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे हमने किसे बनाए हैं एनिमल्स? बाय यूजिंग जीन मैनिपुलेशन। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। ह्यूमन के अलग अलग ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की मदद से हम इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, यूज ऑफ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक टेक्निक। नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूज ऑफ आइदर सेल और टिश्यू। अब नॉन जेनेटिक यानी कि जिनमें जीन्स का यूज नहीं होगा, सिर्फ हम उसमें सेल और टिश्यू का यूज करते हैं, और इसका एग्जांपल है नॉन जेनेटिक टेक्नोलॉजी का टिश्यू कल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स आपने सुना होगा। बेनिफिट्स देख लो इसके क्या है। इट हैज बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द पर हेक्टर यील्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ लिमिटेशन ऑफ क्रॉपलैंड एरिया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, फैक्ट्रीज के लिए जगह ज्यादा चाहिए, तो एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है। मगर लोग बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, उसी एग्रीकल्चर छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन लेना है इन सारे लोगों की जो जरूरत है उसके लिए। इसीलिए हमने क्या किया है, हाई यील्डिंग क्रॉप्स यानी कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने वाले क्रॉप्स हमने तैयार किए हैं बाय यूजिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे है एक्सपेंस ऑन डिसीज कंट्रोल हैव मिनिमाइज्ड सिंस डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटीज। अब रेजिस्टेंस वैरायटीज यानी कि क्रॉप्स की वैरायटीज ऐसी है कि जो डिसीज जिनके कारण डिसीज नहीं होता, वैक्सीन्स बनाई है जिनके कारण डिसीज नहीं होता। इससे हमारे हेल्थ पर जो खर्चा हो रहा था वो कम किया है हमने, उस पर एक्सपेंस ऑन डिसीज कंट्रोल किया है। Then third one, due to the development of fast fruit setting varieties, high yield per annum has been increased. अब जिस क्रॉप्स को एक साल लगता था बनने के लिए, अब कुछ साइंटिस्ट ने ऐसी वैरायटीज तैयार की है जो 6 मंथ में ही राइप होती है, पूरी तरह से ग्रो होती है। तो देख लो 6 मंथ में अगर ऐसे क्रॉप्स आएंगे तो एक साल में हम 2 बार उसी क्रॉप्स को ले सकेंगे, जिसके कारण उसका उत्पादन बढ़ जाएगा। ये सारा है बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट। देन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस रेजिस्टेंस वैरायटीज। अब ऐसे कुछ प्लांट्स है जो बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस रेजिस्ट यानी कि जिनके ऊपर स्ट्रेस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब कौन से स्ट्रेस? तो वेरिएबल टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव होगा तो भी वो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वाटर स्ट्रेस, अगर बहुत बार बारिश हो गई तो भी उन क्रॉप्स पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चेंजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर सॉइल की फर्टिलिटी चेंज हो जाएगी थोड़ी बहुत मात्रा में तो भी वो क्रॉप्स की यील्डिंग ज्यादा ही आएगी। हैज बिकम पॉसिबल, ये सारी चीजें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हमने पा सकते हैं, यानी कि पा चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडिया। अब बायोटेक्नोलॉजी का इंडिया में कैसे डेवलपमेंट हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड इन 1982। हमने बायोटेक्नोलॉजी का बोर्ड बनाया नेशनल लेवल पे 1982 में। दिस बोर्ड वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1986। अब इसी बोर्ड को हमने ट्रांसफॉर्म किया एज अ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 1986, यानी कि 4 वर्षों बाद इसका बन गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया आर वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं जो इस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर काम कर रही है। इट इंक्लूड्स, अब कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल फैसिलिटी फॉर एनिमल टिश्यू एंड सेल कल्चर, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस,
नेशनल ब्रेन्स रिसर्च सेंटर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सारे संस्थाएं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर काम करती है. There are facilities of higher education and research in these institutes, from where thousands of students have pursued PhD degrees and are contributing to progress of country in the field of biotechnology. अब इन सारी संस्था में हायर एजुकेशन की भी और रिसर्च करने की भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है. हर एक साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी डिग्री पाते हैं इन इंस्टीट्यूट्स के और अपने कंट्री के लिए प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं. तो अब आगे हम कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी के. फर्स्ट देखेंगे इस पार्ट में, आगे का नेक्स्ट पार्ट में. तो फर्स्ट है क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी. इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ क्रॉप में देखेंगे. बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इंप्रूव यील्ड एंड वैरायटी. ज्यादा वैरायटी एंड उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी देखी है. यानी कि अब देख लो, ये ब्रोकलीज का अलग अलग रंग की वैरायटी है, बैंगन अलग अलग शेप्स यील्डिंग के बैंगन है, कॉर्न्स, पपाया, इनकी हमने यील्ड भी यानी कि उत्पादन भी बढ़ाया है और वैरायटीज भी बढ़ाई है, अलग अलग जातियां हैं इनमें. तो फर्स्ट वन होता है हाइब्रिड सीड्स. जीन्स ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप्स आर रिकम्बाइंड टू फॉर्म हाइब्रिड ऑफ वेरियस क्रॉप्स. दो अलग अलग क्रॉप्स लेंगे, उनके जीन्स हम कॉम्बिनेशन करेंगे उनका और उससे एक नया हाइब्रिड क्रॉप तैयार करेंगे. दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर फ्रूट्स. और ये ज्यादा तो फ्रूट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है हाइब्रिड क्रॉप्स. देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि जिनके जीन्स हमने मॉडिफाई की है, ऐसे कुछ क्रॉप्स है. क्रॉप्स डेवलप विथ डिजायर्ड कैरेक्टर्स बाय इंटीग्रेटिंग फॉरेन जीन विथ देयर जेनम आर कॉल्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. यानी कि इंटीग्रेटिंग यानी कि उसी प्रजाति का, अगर आप कॉर्न्स ले रहे हो तो कॉर्न्स का ही मगर फॉरेन जीन, दूसरा प्रजाति का जीन, और इस कॉर्न यानी कि देख लो, एक कॉर्न ए है, कॉर्न बी है, तो कॉर्न ए और कॉर्न बी का जीन्स में मॉडिफिकेशन करेंगे और उससे एक अलग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होगा जिसका जीन ए और बी के मिक्सिंग से बना होगा मगर कैरेक्टर्स इनके कॉम्बिनेशन के होंगे मगर फुल्ली अलग होगा. हाई यील्डिंग वैरायटीज विथ रेजिस्टेंस टू डिसीज. अब एक ऐसे होते यानी कि ए और बी, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, देख लो कि कॉर्न ए है और ए है कॉर्न बी. अब कॉर्न ए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी, यानी कि ए बहुत ज्यादा मात्रा में आती है कॉर्न ए, मगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है. कॉर्न बी की क्या है, क्वालिटी अच्छी है मगर क्वांटिटी बहुत कम है. अब इसका प्रोडक्शन हाई यील्ड है और इसकी क्या है, क्वांटिटी, क्वालिटी अच्छी है. अब इनके अगर हम जीन्स कंबाइन कर दें तो एक तीसरा कौन तैयार हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं सी, जिसमें हाई यील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी विथ बेटर क्वालिटी, यानी कि जिसके कॉर्न्स अच्छे क्वालिटी के भी होंगे. तो अब जो एससी होगा वो क्या बनेगा, हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कॉर्न्स भी मिलेंगे और उसकी क्वांटिटी भी अच्छी बनेगी. हाई यील्डिंग वैरायटीज विथ रेजिस्टेंस टू डिसीज, ये क्या होते हैं, डिसीज रेजिस्टेंस होते हैं. अल्किनिटी, अल्कलाइन से उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता. वीड्स, अदर स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड एंड ड्रॉट, ज्यादा ठंड पड़ने पर, ज्यादा बारिश होने पर इन पर ज्यादा बैड इफेक्ट नहीं होते. ऐसे होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स.
आगे है बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन क्या है तो देख लो, a gene has been isolated from bacterium Bacillus thuringiensis BT। आगे समझ में कौन सा बैक्टीरियम हम जीन्स आइसोलेट करेंगे, Bacillus thuringiensis, एंड इंटीग्रेट विद द जीन ऑफ कॉटन, कॉटन के जीन और इस बैक्टीरियम के जीन आइसोलेट करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे। ड्यू टू दिस द टॉक्सिन विच इज फैटल फॉर bollworm was produced in leaves and balls of cotton। अब एक टॉक्सिन तैयार होता है बॉलवर्म यानी कि इन कॉटन के ऊपर जो कीड़े होते हैं उनके लिए, इस कॉटन के लीव्स में और उसके अंदर वाले जो बॉल्स होते हैं, कॉटन बॉल्स आते हैं, तो उन बॉल्स में एंड इस लीव्स में, उसके पत्तों में एक टॉक्सिन तैयार होता है। किसकी मदद से? तो ये बैक्टीरिया की मदद से। अब जब कभी इफ bollworm feeds on leaves, the toxin destroy its elementary canal and bollworm dies। अब ये जो bollworm के जो इंसेक्ट्स थे कभी इस कॉटन के प्लांट के लीव्स खाएंगे तो क्या होगा, एक टॉक्सिन उस कीड़े के एलिमेंट्री कैनल में जाएगा और इससे कीड़े को मार डालेगा। मगर इस बॉलवर्म का, दैट इज बैक्टीरिया का, इस कॉटन पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, कॉटन को बचा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड है बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल variety is developed by using the gene isolated from Bacillus thuringiensis। This improved variety of brinjal kills the pest in same way as the BT cotton does। जैसे कॉटन के प्लांट में होता है वैसे ही ब्रिंजल के भी प्लांट के लीव्स में एक बैक्टीरिया टॉक्सिन तैयार करता है। जब इस ब्रिंजल के प्लांट्स पे कोई कीड़े लग जाएंगे और उसके लीव्स खाएंगे तब उसे भी मार डालता है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस, अ जीन सिंथेसाइजिंग द विटामिन ए। अब जो जीन है जो हमें विटामिन ए प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है, तो कौन सा है? बीटा कैरोटीन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द वैरायटी ऑफ राइस। अब एक ऐसा जीन हम वैरायटी ऑफ राइस में डालेंगे जो कि ए जीवन सत्व विटामिन तैयार करता होगा। As compared to normal variety, this variety which has been developed in 2005 contains 23 times more amount of beta carotene। यानी कि जो नॉर्मल राइस में जितना प्रोटीन होता है उससे 23 टाइम्स ज्यादा प्रोटीन इस गोल्डन राइस में होता है। इसकी कीमत भी उतनी ही होती है और इस राइस को 2005 में डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट। वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप। अब मेन क्रॉप के पास में जो हमारे अनवांटेड क्रॉप्स आते हैं उसे हम वीड्स कहते हैं और ये बहुत ही परेशान करते हैं मेन क्रॉप को और जिसकी वजह से हमारे मेन क्रॉप की ग्रोथ भी कम होती है। इफ हर्बिसाइड आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स इट अफेक्ट द मेन क्रॉप टू। और अगर हमने हर्बिसाइड्स यानी कि वीड्स को मारने वाला यूज किया तो क्या करता है, वीड्स को तो मार देता है मगर हमारे मेन क्रॉप के ऊपर भी क्या किया है, अफेक्ट करता है, उसे भी बैड इफेक्ट होते हैं मेन क्रॉप के ऊपर। ड्यू टू दिस हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स आर बीइंग डेवलप्ड। तो हमने ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो हर्बिसाइड्स डालेंगे क्रॉप्स के वीड्स को मारने के लिए, हम क्रॉप्स के आजू बाजू हर्बिसाइड्स डालेंगे मगर हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स में क्या क्वालिटी है, इस हर्बिसाइड्स का बैड इफेक्ट कुछ भी इन प्लांट्स पे नहीं होता, ये टॉलरेट करते हैं उसके टॉलरेंट। सिर्फ वीड्स को मार दिया जाएगा, उस प्लांट को के ऊपर कोई भी परिणाम नहीं होगा। ड्यू टू दिस इट हैज बिकम पॉसिबल टू सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स। सिलेक्टिवली हम क्या करते हैं, सिर्फ वीड्स को टारगेट करते हैं और उसे मारते हैं। थर्ड वन है बायो फर्टिलाइजर्स। तो देख लो पिछले बार हमने बायो इंसेक्टिसाइड्स देखे थे, तो यहां पर क्या देखेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके फर्टिलाइजर्स बनाए हुए।
Due to the use of biofertilizers instead of chemical fertilizers, nitrogen fixation and phosphate solubilization abilities of the plant are improved. अब केमिकल फर्टिलाइजर में हम NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये यूज करते हैं, मगर अब जब हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी एंड फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन यानी कि फॉस्फेट ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, इसकी एबिलिटी प्लांट्स की बढ़ा देते हैं. मेनली द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टेक, एनोबिना एंड प्लांट्स लाइक एजोला आर यूज्ड फॉर बायोफर्टिलाइजर. कौन कौन से बायोफर्टिलाइजर्स है? बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नोस्टेक एंड एनोबिना. एंड प्लांट्स कौन सा है? एजोला. ये सारे क्या है? बायोफर्टिलाइजर्स. आपको नाम पूछा जा सकता है. इन द लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द टिश्यू कल्चर. लास्ट ईयर में हमने टिश्यू कल्चर वो पहले डायग्राम देखी थी पहले पार्ट में वो. तो genetic improvements of the plants has become possible due to the tissue culture and besides those characteristics inherited to next generation. जेनेटिक बदलाव लाए टिश्यू कल्चर के मदद से, और जब इन प्लांट्स से उनके जब डॉटर प्लांट्स तैयार होते हैं, जैसे प्लांट पेरेंट सेल डॉटर सेल होते हैं, तो इनसे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वैसे ही रेजिस्टेंस प्रूफ होती है. तो जो सेकेंड अब यूज है बायोटेक्नोलॉजी का, एनिमल हस्बेंड्री, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. यहां तक हमने क्रॉप इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है वो सब देखा है. आशा करता हूं ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय.